पिछले लेक्चर के लास्ट में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिखाए थे। 10-12 प्रॉपर्टीज़ में लिखा दिया था। उस पर मैं 1-2 ऑब्जेक्टिव भी बताता हूँ, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं लिख रखा हूँ। उस प्रॉब्लम को मैं पहले बताना चाह रहा हूँ। इस तरह का सवाल प्रॉब्लम पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब क्या है प्रॉब्लम में, पेंडुलम वाला सवाल है। एक कॉर्क है, चार्ज्ड कॉर्क है, जिसका मास m दिया हुआ है। उसको इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनफॉर्म जो है वह यह वैल्यू दिया हुआ है AI प्लस BJ, AI कैप प्लस BJ कैप। इस तरह से दिखा रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सवाल कह रहा है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बॉब को रखा गया है, चार्ज बॉब को। चार्ज बॉब बोले, चार्ज कॉर्क सवाल के मुताबिक चार्ज कॉर्क है। अब इसमें पूछता है कि यह अपने आप को स्थिर रखता है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रखता है थीटा एंगल पर। इस वर्टिकल के साथ कितना से डिफ्लेक्ट हो गया? थीटा एंगल से। तो आपको बताना क्या है, द चार्ज ऑन द बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपका दिया हुआ टर्म सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका 2 कंपोनेंट है, x और y कंपोनेंट है, और मास दिया हुआ है, और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अननोन क्वांटिटीज हो गया हमारा चार्ज और क्या चीज़, टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसको निकालना है। तो मैं बताऊं, अब जो है इस फिगर सॉल्यूशन में फिर सवाल समझने का है पहले, उसके बाद मैं बताया इस तरह से बॉब हो गया, चार्ज कॉर्क हो गया जो थीटा एंगल पर है। टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द स्पेसिफाइड बॉडी अलोंग द कनेक्टेड स्ट्रिंग। यह टेंशन T है, यह कंपोनेंट T कॉस थीटा होगा। वेट इसका वर्टिकली mg, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर काम करेगा T साइन थीटा। अब यह चार्ज कॉर्क है, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा, फोर्स बराबर QE, तो Q इंटू A x एक्सिस के अलॉन्ग, Q इंटू B y एक्सिस के अलॉन्ग, प्लस J है तो इधर में फोर्स क्या लग गया, Q इंटू B, और इधर में फोर्स x एक्सिस के अलॉन्ग Q इंटू A। अब आपका सवाल बन चुका है। इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला के बराबर, बाएं वाला फोर्स दाएं वाला को बैलेंस करेगा। तो क्या लिखोगे, एट इक्विलिब्रियम T cos थीटा प्लस Q इंटू B इक्वल टू mg, या T cos थीटा बराबर mg माइनस QB, Q इंटू B। दूसरे केस में T साइन थीटा QA के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 2/1 tan थीटा बराबर हाउ मच, QA बाई mg माइनस QB। अब देखो भाई, इससे हम लोग Q का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर किसी इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, है ना, Q का वैल्यू रख देंगे तो टेंशन निकल जाएगा। तो पहले सॉल्व कर ले, पहले इतना लिख ले, tan थीटा बराबर QA बाई mg बाई QB। हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 कर दे, फ्रॉम इक्वेशन 3 mg tan थीटा, मेरा बच्चा लोग mg tan थीटा माइनस QB इंटू tan थीटा, और देश बराबर क्यू ए। वो तो इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए। अब जितना समझना था वो
फिजिक्स आपका समाप्त है, अब ये मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया। क्यू वाले को एक साइड कर दे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ए प्लस बी tan थीटा बराबर एम जी tan थीटा। इसलिए Q बराबर एम जी tan थीटा बाई ए प्लस बी tan थीटा। वो सॉल्व करना है आपका ड्यूटी, मेरे को समझाना बस था। यह क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, दो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू ए और क्यू बी, कौन कौन डायरेक्शन में, तब Q का वैल्यू निकल गया। अब इसी से इसको हम लोग मिटाकर क्या कर ले, अब टेंशन का फार्मूला निकाल, टी का फार्मूला, टेंशन का फार्मूला निकाल दे। तो इतना बात समझ रहे हो बच्चों, सारा बच्चा? अब इसी में अब इक्वेशन 2 ले लें। फ्रॉम इक्वेशन 2 टी बराबर क्यू ए बाई साइन थीटा। क्यू का फॉर्मूला निकाल चुके अभी, उसी को पुट कर दे, एम जी tan थीटा बाई ए प्लस बी tan थीटा इंटू साइन थीटा। tan थीटा साइन बाई कॉस, एक मतलब साइन साइन कट गया तो 1 बाई कॉस सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा एम जी एक्चुअल ए और क्यू के जगह इतना लिखे इस फॉर्मूला से। तो क्या होगा, ए एम जी सेक थीटा, 1 बाई कॉस बचेगा तो उसको सेक थीटा, अब प्लस डिवाइडेड बाई ए प्लस बी tan थीटा। यह टेंशन का फॉर्मूला, ए बी थीटा एम के टर्म में, गिवन क्वांटिटी तुम्हारा था ए बी थीटा और एम, उसी में हमारा टेंशन और चार्ज दोनों निकल गया। छोटा सा सवाल है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोग देखे थे एक ही डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस का। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंक्लाइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही केस लिए हैं, इसमें भी सिंपल सवाल है, केवल क्या करना था, चार्ज निकालना था और टेंशन निकालना था। अब इसी इससे रिलेटेड अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एनसीईआरटी में एक सवाल है 26 नंबर, जहाँ तक मुझको याद आ रहा है, उसमें 5 फिगर दिया हुआ है मेरे बच्चों, और 5 फिगर में बताना है कि कौन कौन फिगर सही है कौन गलत है। तो उसमें 4 फिगर गलत है और 1 फिगर सही है। 5 फिगर में 4 फिगर किस आधार पर गलत है, तो उसका पहला फिगर है, हम फिगर नहीं बनाने जा रहे, क्वेश्चन नंबर 26 बोलने जा रहे हैं, एनसीईआरटी है ना, फर्स्ट वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर का 26 नंबर। उसमें पहला में क्या है, कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, और फील्ड लाइन्स अंदर तो नहीं जा रहा है, वो सही है, लेकिन सब क्या है, कंडक्टर के सरफेस पर फील्ड लाइन्स नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या दिखा रहा है, कोई तिरछा है, कोई इधर है, कोई अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस नहीं दिखा रहा है हर पॉइंट पर, तो वो फिगर गलत हो गया, है ना। दूसरे फिगर में कहता है क्या, वो फिगर बनाया हुआ है, बहुत सारा प्लस माइनस लिया हुआ है, किसी में दिखा रहा है कि प्लस पर कन्वर्ज कर रहा है, किसी में देखा उसी फिगर में किसी पॉइंट पर दिखा रहा है निगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट कर रहा है, कभी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑफ निगेटिव चार्ज, रटा हुआ पॉइंट है आपका, उसके आधार पर वो फिगर भी गलत है। तीसरा फिगर है क्या, 2 लाइक चार्ज है प्लस, तो उसमें फील्ड लाइन्स लेटरल क्या होगा, लेटरल प्रेशर होता था, रिपल्सन होता था, तो वो फिगर आप देखोगे तो वो हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स थर्ड फिगर वहाँ हमारा सही है। फोर्थ फिगर में कहता है क्या है, फोर्थ है और फिफ्थ में है, फिफ्थ में क्या है कि फोर्थ में तो है क्या चीज़, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, और वहाँ दिखाता है कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कभी भी संभव नहीं। और लास्ट फिगर में क्या है, सब चीज़ सही है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, फील्ड लाइंस बाहर जाएगा नॉर्मल जा रहा है, निगेटिव पर अंदर आ रहा है नॉर्मल, लेकिन उसके अंदर में बीच बीच में लूप बना दिया है, सर्कल बना दिया है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप, तो उसके आधार पर वो गलत है। लेकिन एक अपवाद में बताया था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्लोज लूप बनेगा, वो आगे का केस है, आगे जब टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड वाला केस पढ़ेंगे तब की बात है। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो पढ़ रहे हैं उसमें मैंने लिखा है आपको कि दे नेवर फॉर्म द क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। तो 5 फिगर में 4 फिगर गलत है, वो पांचों प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम लोग उसको सही गलत कर सकते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन, मैं एक एक कर दो करके 3 करके एग्जाम्पल बताया जा रहा हूँ एनसीईआरटी का। अभी बहुत सारा चीज़ उसमें है, लेकिन अभी आगे मैं बढ़ता हूँ फिर से। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा हट के अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो ठीक था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक ठीक है। एनसीईआरटी में अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गॉस थ्योरम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड निकालना है। लेकिन हम गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आने से पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, अगर 2 चार्ज पार्टिकल है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स उस दोनों को मिलाने वाली लाइन पर काम करेगा। दोनों लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, दोनों अनलाइक चार्ज हो गया, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या करेगा, उसी लाइन पर काम करेगा, लेकिन टुवर्ड्स अट्रैक्शन वाला केस होगा। और ये जो फोर्स काम करेगा वो इन्वर्स स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, इन्वर्स स्क्वायर लॉ का, कूलम्ब्स लॉ के आधार पर। तो ग्रेविटेशन में भी यही था कि 2 मासेस था, 2 पार्टिकल्स, 2 बॉडी, और दोनों का वो मिलाने वाली लाइन पर क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता था, और वह भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को पालन करता था। और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव, मैं आपको पहले बोला था कि मैं लिखाऊंगा इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल, मैं नहीं लिखा पाया, लंबा चला गया। अभी मौका लगेगा तो लिखाएंगे, या खुद आप क्या करोगे, चार्ट बनाओगे इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरेटिव स्टडी, और मौका लगा मतलब किसी भी लेक्चर में मैं उसको लिखा दूंगा। लेकिन इतना दोनों में सिमिलरिटी क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इलेक्ट्रिकल फोर्स ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, दोनों को मिलाने वाली, दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली रेखा पर वो फोर्स काम करता है, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और ये जो नेचर है वो कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क एनर्जी पावर में आपको बताया, कुछ पॉइंट रटा हुआ है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किए तब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो कंजर्वेटिव फोर्स था। वर्क एनर्जी पावर में ये बात बताया गया कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स। केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो थोड़ी सी बात, कंजर्वेटिव फोर्स, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिफाइंड होगा, इसके साथ जुड़ा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया कंजर्वेटिव फोर्स। और तुमको मैं रटाऊँ पहले से, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल रटा हुआ है, वर्क एनर्जी पावर को रिवाइज करोगे आप। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोला गया था। और तुमको मैं बताऊं फिर से क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनिशियल पोजीशन आई है और फाइनल पोजीशन एफ है, इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी यू आई है और फाइनल पोजीशन पर यू एफ है, तो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई लिखा जाता है फाइनल। लेकिन यहाँ पर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, तो यू आई माइनस यू एफ माइनस माइनस यू आई बोलेंगे, तो उसी को यू आई माइनस यू एफ। इस कुछ क्लू को याद रखना है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइंड होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में डिफाइंड होता है। हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ना, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो इतनी बात समझा दिए। मैं कहता हूँ मैं ये स्केच लिया हूँ, इसको उछाल दिया चाहे उठा के ले गया ऊपर,
है ना। तो मेरे में क्षमता है, काम कर रहे हैं, हम इसको रेज कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। तो यार ये चीज़ क्या हुआ, तो हम में पोटेंशियल है, काम करने की क्षमता है। तो हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाया इट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ क्षमता है जो उस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करने का कोशिश करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल। लाइक चार्ज के केस में मैं बोला रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्ज के केस में अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए डिफाइंड है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो थोड़ा वर्क एनर्जी पावर को थोड़ा लिख से हट के है ना उसमें, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स याद रखना है, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। या तो इतनी बात जान गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को में चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, उसको उस पर वर्क करेगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। तो मैं थोड़ा सा और है ना 5 लाइन पहले लिखा देते हैं आपको, और तब हम आगे ले चलते हैं फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। दो चार्जेज के बीच में क्या होगा, बहुत सारा चार्ज का सिस्टम है तो क्या होगा। तो ये एक चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से लिखेंगे, ये सब जानते हैं सारे बच्चे। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ द चार्जेस। दो चार्ज है, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। रिपल्सन होगा तो रिपल्सन किस केस में, तो लाइक चार्जेस के केस में। एंड डिपेंड्स ऑन द इन्वर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन जैसा किस में होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कंजर्वेटिव। दस देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यू एसोसिएटेड विथ इट बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्या है भाई, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स दैट कैन डू वर्क ऑन द पार्टिकल। दिस वर्क कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स लगाएगा, फोर्स के कारण वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो हम कहते हैं क्या चीज़, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगा। एक दूसरी भाषा है कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है इलेक्ट्रिक। तो ये अच्छी दोनों भाषा को हम लोग लेकर चलते हैं, लेकिन मूल यहाँ पर बात हो गई बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क डन होगा वह निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसको हम लोग अगर इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी यूआई लिखते हैं और फाइनल केस में पोटेंशियल एनर्जी यूएफ लिखते हैं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यूआई माइनस यूएफ होगा, है ना। और वहीं पर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी काम जो करेगा, एक्सटर्नल एजेंट जो काम करेगा, वो उसके लिए वर्क डन जो होगा वह यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस यूआई और यूआई माइनस यूएफ में जस्ट निगेटिव वाला बात है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये दो पॉइंट जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, उसको दिमाग में रखना है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए आपको याद रखना है, मेरी बात को समझ, यू आई माइनस यू एफ, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के जो केस में यू एफ माइनस यू आई। मैं लिखा देता हूँ उसको। अब थोड़ा सा ग्रेविटेशन को आधार मानते हुए बात करो मेरे बच्चों। मेरी एक बात को बताओ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है तो नीचे की ओर लगेगा, बॉडी को ऊपर किसी सर्टेन हाइट पर रखते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और मैं बोला ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो यू आई माइनस यू एफ लिखा जाएगा, और यू आई माइनस यू एफ का मतलब यू आई माइनस यू एफ पॉजिटिव आया किस केस में, जब बॉडी किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इट मीन्स यू आई ग्रेटर दैन यू एफ। पहले का पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर ज़्यादा है, नीचे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो यू आई माइनस यू एफ विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। तो यहाँ पर भी वही बात होगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज कब करेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा क्या बोल रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझने का कोशिश करना है। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर से इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा और बाद का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। UI माइनस UF बराबर पॉजिटिव। जितना भाई बात बोल रहा हूँ वो लिखा नहीं देता हूँ, तो उसको याद रखना। और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगा। तो इतनी बात को पहले इसको राइट डाउन करना है, और उसके बाद मैं एक्सप्रेशन निकालने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्ट के लिए वो दिस दैट का। वर्क डन बाय द फोर्स F vector for ds displacement इज गिवन है। थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर में बच्चों, dW बराबर F डॉट ds, हम लोग यहाँ dr लिखेंगे है ना, r लिखेंगे, बीच का सेपरेशन उसी लाइन पर फोर्स लगेगा तो हम लोग छोटा डिस्प्लेसमेंट dr लिखेंगे। लेकिन हम लोग जो पढ़े हुए वर्क डन बराबर, और इसी को हम लोग लिखते थे F ds cos थीटा, जहाँ थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड ds वेक्टर एट एनी इंस्टेंट वाला पॉइंट था। टोटल वर्क डन ड्यूरिंग change in position from I to F, इनिशियल टू फाइनल, A to B, A और B बोला जा सकता है। तो क्या होगा, टोटल वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन F ds cos थीटा फ्रॉम I to F, S के जगह यहाँ पर RI से RF, यहाँ DR लिखेंगे। लेकिन जनरली इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेट करते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये सिंपल केस पढ़ा हुआ है हम लोग का, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया गिव्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क एनर्जी पावर। यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स, conservative force, here electrical force, from position I where electrical potential energy is UI to position F, इनिशियल और फाइनल बोल रहे हैं, पोजीशन F where electrical potential energy is UF, then work done by conservative force, work done by electrical force बराबर माइनस डेल यू, ये माइनस डेल यू UF माइनस UI, यही पॉइंट मैं बार बार बोलने जा रहा हूँ, UI माइनस UF। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स इज UI माइनस UF, और इसी में जोड़ देंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन बाई अस, हम लोगों के द्वारा जो वर्क हो गया, एक्सटर्नल एजेंट हो गया हम लोग, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर UF माइनस UI बराबर डेल यू, या डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए UF माइनस UI। अब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो वर्क डन बाई
एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये ग्रेविटेशन में भी लागू हो था। इतनी बात को लिख लिया जाए तब हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम पहले बना ले इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, और तब नॉन इनफॉर्म जैसे क्यू इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के केस में क्या पढ़ा, Q/4πε0 r²। तो r का फंक्शन है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस केस में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल कैसे निकाला जाएगा। तो डिफरेंट मेथड से हम बताने का कोशिश करते हैं उसको। सॉरी, एक लाइन यहाँ जोड़ ही दीजिए। बोला था मैं थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड ds वेक्टर। वर्क एनर्जी पावर रिवाइज करना है, होमवर्क समझ लीजिए। हर चैप्टर में, हर लेक्चर में मैं आपको 11th का टास्क देता हूँ कि 11th के इस चैप्टर को रिवाइज करो। पिछले चैप्टरों में लेक्चर में SHM की ज़रूरत पड़ गई, सर्कुलर मोशन वाला फार्मूला का ज़रूरत पड़ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब फार्मूला आवे तो पूरे चैप्टर को बढ़िया से आप क्या कर लीजिए, रिकैप मार लीजिए। तो उसी तरह आज का चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्क एनर्जी पावर, है ना। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, वहाँ भी कंपैरेटिव स्टडी चार्ट बनाकर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेबल बना के। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो 11th में जुड़े हुए थे मेरे से, चाहे जहाँ भी पढ़े, सारा बच्चा 11th का अगर पढ़े तो वो सारा चीज़ पढ़ा हुआ है आपको। तो इतना याद रखना है आपको। अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। अभी टर्म सिर्फ बताएं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्यों एसोसिएटेड हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इस केस में बोले तो इलेक्ट्रिकल फोर्स is positive, then Uy minus Uf बराबर पॉजिटिव, then Uy minus Uf बराबर पॉजिटिव, that is Uy greater than Uf. Thus we say that potential energy decreases when work done by conservative force. Work done by conservative force is positive एंड वाइस वर्सा बोला जाएगा। वाइस वर्सा बूझ गए, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, बाद वाला ज़्यादा होगा और पहले वाला कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ग्रेविटेशन को दिमाग में रखोगे ना तो बहुत फ़ायदा करेगा। हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं तो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, इंक्रीज करता है ना, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव वर्क करेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर निगेटिव वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर बोले दी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज व्हेन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, नीचे वाला केस ग्रेविटेशन, उसको दिमाग में रखोगे तो यह भी बात, यहाँ पर भी बात जो आएगी सो समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट सब रटने का, थोड़ा सा समझने के बाद एकदम पॉइंट रटा रहना चाहिए। कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं सो मैं बताने जा रहा हूँ। आप पहले एक छोटा सवाल मैं लिखा देता हूँ और तब आगे बात करता हूँ फिर से, है ना। तो प्रॉब्लम की बात करें, सब पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बात करते हैं और तब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 E0 is directed along positive y direction. Find the change in electric potential energy of positive test charge
Q0 when it is displaced in this field from initial position A to initial position to a final position to A along the y-axis, yi बराबर A, yf बराबर 2a। पहले तो यहाँ पर इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनफॉर्म हो जाएगा। तो फोर्स जहाँ पर कांस्टेंट होता है मेरे बच्चों, वहाँ पर इंटीग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ डायरेक्ट क्या है, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू क्या चीज़ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ देखो भाई क्या कहना चाह रहा है। तो इस सवाल में हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लें और उसको यू आई माइनस यू एफ के बराबर, चाहे माइनस डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो चीज़ ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो हेयर सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक मिनट इसको मैं मिटा लूँ पहले ऊपर वाले को। सॉल्यूशन देखें, हेयर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F बराबर Q0 E0 किस डायरेक्शन में है, E0 इज डायरेक्टेड लॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो प्लस चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो लॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। वर्क डन फ्रॉम I to F बाई कंजर्वेटिव फोर्स, बोले तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इंटू आर एफ माइनस आर आई, फाइनल पोजीशन माइनस इन। तो वाई डायरेक्शन में है बच्चों तो वाई एफ माइनस वाई आई बोला जाए। फोर्स के जगह क्यू नॉट ई नॉट, वाई एफ है 2a और इनिशियल वाई आई ए के बराबर, तो क्यू नॉट ई नॉट ए। या वर्क डन एज वर्क डन आई टू एफ बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस डेल यू। देयरफॉर हेयर डेल यू बराबर दिस, तो माइनस हो जाएगा है ना, यहाँ पर लिखा जाएगा डेल यू बराबर माइनस वर्क डन आई टू एफ बाई कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों डेल यू बराबर माइनस Q0 E0 A। वर्क डन पॉजिटिव आया, मैं तुमको बताया बार बार कि एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, यू आई ग्रेटर दैन यू एफ, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज का केस होगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ डेल यू बराबर Q0 E0 E, डेल यू बराबर यू एफ माइनस यू आई, इट मीन्स यू आई ग्रेटर दैन यू एफ। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज का केस होगा। हेयर केस ऑफ, ये क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वाले में ऑप्शन रहता है तो उसमें 2-4 ऑप्शन वाला में वो चीज़ रहेगा। हेयर केस ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या कांस्टेंट फील्ड का केस है। अब हम लोग वेरिएबल फील्ड वाला बात करते हैं। ये छोटा सवाल बता रहा है, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के आधार पर फोर्स निकाल लिए पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स,
और डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए, फाइनल पोजीशन माइनस सब एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, इसलिए कॉस थीटा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस डेल यू, और हमको क्वेश्चन का डिमांड है डेल यू निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो माइनस इतना कर दिए। निगेटिव साइन आने मतलब यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव आया कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, यू आई ग्रेटर देन यू एफ, यू आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, बाद का पोटेंशियल एनर्जी कम, तो डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का केस होगा। देखो आगे आप इसको मिटा लेने के बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ए पेयर ऑफ 2 point charges, एक चार्ज बच्चों Q1 मान ले फिक्स्ड, दूसरा चार्ज Q2, Q2 को टेस्ट चार्ज बोला जा सकता है। शुरुआत में वह I पोजीशन पर है, ये दूरी RI, और कहीं ले जाना, कहाँ पोजीशन है, फाइनल पोजीशन F, यह क्या RF, लेकिन किसी इंस्टेंट पर वह क्या है, यहाँ पर फोर्स जो होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। तो जैसे जैसे दूरी सेपरेशन क्या होगा, चेंज होगा, वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, बदलेगा, तो वेरिएबल फोर्स का केस है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का केस लगेगा बच्चों, बार बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ही बात हम लोग करेंगे। तो किसी पोजीशन R पर हम लोग चार्ज, टेस्ट चार्ज है Q0, चाहे Q2 ही बोला जाए, Q1 और Q2 का पेयर है दो चार्ज का। अब पहले हम लोग छोटे डिस्प्लेसमेंट dr के लिए क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। इसमें r वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, dr वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लेंगे। किसके कारण मेरे बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसीडर किए, कंसीडर two charges Q1 and Q2 we assume Q1 is fixed and Q2 is displaced from initial position Ri to position Rf. We consider Q2 charge is at distance R from Q1, then force on Q2 due to Q1 is given as F vector बराबर Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 R square into R cap। R cap बोले तो R के डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, इतनी बात समझ लो। और इसके बाद का स्टेप, नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर dr displacement of charge Q2 now amount of work done for dr displacement of
charge Q2 at R vector at position R vector is given as dW बराबर F डॉट dr वैक्टर, F के जगह Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, बोलो बच्चों, R स्क्वायर इंटू R कैप इंटू dr वैक्टर। यह R कैप का डायरेक्शन और dr वैक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो यह Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू dr, सिर्फ dW बराबर निकल गया, छोटा वर्क डन। अब इसको हम लोग RI से RF तक क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स, टोटल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकल जाएगा, जो हमारा निगेटिव ऑफ चेंज इन क्या चीज़ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पहले इतनी बात कर लो और इसको इक्वेशन 1 मान लो, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बोलने जा रहे हैं। ध्यान देना इस बात को, पहले इतना तक राइट डाउन करो। फर्स्ट स्टेप यहाँ से, फिर यहाँ। बच्चों यहाँ इक्वेशन 1 तक लाए थे, ये वर्क एनर्जी पावर का फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप पिछले चैप्टर वर्क एनर्जी पावर 11th वाले को रिवाइज कर लो बाबू। और तब द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स जो वेरिएबल है यहाँ, इसलिए इंटीग्रेशन का बात है। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यूरिंग चेंज इन पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम R बराबर RI टू R बराबर RF इज गिवन एज is obtained by integrating equation 1 between limit RI to RF। वो लिखो अपना वर्क डन फ्रॉम I to F by कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। जब जो मन करे रिपीट करते रहो, कंजर्वेटिव फोर्स लिख दिए, नहीं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लिख देंगे, बराबर कितना Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई बहुत सारे बुक में, बहुत सारे टीचर के द्वारा के लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, कई बार ये बात मैं बोल चुका, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ भी पढ़ रहे हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 के ना लिख कर वही लिखते हैं। जब मन करे आपको तो हर जगह के ही लिखते चले जाना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की। तो Q1 Q2 और इंटीग्रेशन वेरिएबल का dr बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन RI से RF तक, Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका इंटीग्रेशन R का पावर -2 होगा, तो -1/R बचा। ये कहाँ से आया, कैसे आया, सबको आइडिया होगा, है ना। R का पावर -1/-1, इसको -1/R लिखा जाए, तो वही लिखे -1/R और लोअर लिमिट RI, अपर लिमिट RF। Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपर लिमिट, तो -1/RF -1/RI, अपर लिमिट RF तो 1/RF, -1/R तो प्लस। यहाँ क्या होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0
1/Ri माइनस 1/Rf। इतनी बात जान गए। वर्क डन बाई, ये लिखा ही हुआ है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इतना मिला दिए। और यह किसके बराबर होता है भैया? UI माइनस UF में बोला था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है UF माइनस UI, तो निगेटिव बोले थे कि ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको UI माइनस UF लिखना सिखाए थे। तो कहाँ से क्या लाते हैं सो अब आगे देखा जाए इस पर। फिर अगर दो चार्ज के सेपरेशन बहुत ज़्यादा दूरी हो, इनफाइनाइट हो जाए, मतलब शुरुआती पोजीशन कहाँ इन्फिनिटी पर हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। देयर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा एक दूसरे का, तो कोई उस पर पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होगी, कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको UI माइनस UF लिखेंगे और इन्फिनिटी पर के पोटेंशियल एनर्जी को, दो चार्ज पार्टिकल का कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया जाएगा? जीरो। तो जब हम इनिशियल ही पोजीशन RI को ही हम लोग इन्फिनिटी ले तो UI विल बी ज़ीरो, UI विल बी ज़ीरो। यहाँ पहले इसको लिख लो, फिर मैं मिटाता हूँ और आगे बात करता हूँ। बच्चों अब देखो, एज वर्क डन I2F बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर UI माइनस UF सिखाया। यहाँ पर क्या होगा? देयरफॉर UI माइनस UF बराबर, अगर हम लोग UF माइनस UI लिखते तो निगेटिव यहाँ लिखा जाता। यहाँ UI माइनस UF बराबर कितना? Q1 Q2 बाई 4 एप्सिलॉन 0 1/Ri माइनस 1/Rf when two charge particles are placed at very large distance apart, large distance apart, then electrical potential energy is taken as zero, here for Ri बराबर इन्फिनिटी, Ri टेंड्स टू इन्फिनिटी, Ri बराबर इन्फिनिटी लिखना तो मीनिंगफुल होता है नहीं, टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत लार्ज डिस्टेंस। तो देन UI बराबर ज़ीरो। क्या केस बनेगा मेरा बच्चा? यहाँ पर UF बोले तो कितने डिस्टेंस के लिए? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन हम लोग कर दिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? नाउ UI विल बी ज़ीरो, तो माइनस UF बराबर या समथिंग बाई इन्फिनिटी बराबर ज़ीरो, कितना? Q1 Q2 बाई 4 एप्सिलॉन 0 RF, कौन साइन? तो माइनस साइन, माइनस माइनस गॉन, UF बराबर Q1 Q2 बाई 4 एप्सिलॉन 0 RF लिखा जाएगा। और RF बराबर R, UF बराबर UR बराबर U, लेट देन वी मे राइट U बराबर Q1 Q2 बाई 4 एप्सिलॉन 0 R। यह R डिस्टेंस पर दो चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड हो, एक चार्ज Q1
दूसरा चार्ज Q2 और बीच का सेपरेशन R हो तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0R। दोनों चार्ज प्लस प्लस लेंगे तो पॉजिटिव, दोनों चार्ज माइनस माइनस लेंगे तब भी पॉजिटिव, प्लस माइनस लेंगे तो निगेटिव। तो याद रखने का चीज़ है कि जब रिपल्सन का केस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अट्रैक्शन का केस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज निगेटिव। तो यह बात समझने का कि रिपल्सन के केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, अट्रैक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विल बी निगेटिव। तो ये देखो, मैं इस पर छोटा सा फिर लौट कर चले जाऊँगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के आधार पर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, हेयर वी टेक्स साइन ऑफ चार्जेस, जो साइन होगा प्लस होगा माइनस होगा सब लेना है, यहाँ कंसीडर करना है। तो U बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0R। इसका दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम लोग इसको फिर से निकालना क्या है, निकालते रहते हैं इसलिए कि आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन फेस करना है, आपको जो कन्वीनियंट हो लिखना है। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला याद हो गया, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0R। ग्रेविटेशन में क्या पढ़े थे, तो माइनस G m1 m2 बाई R। वहाँ पर अट्रैक्शन का केस होता था, अट्रैक्शन वाले केस में है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा, और रिपल्सन वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। याद रखना है इस सब पॉइंट को। इसका सेकंड अल्टरनेटिव मेथड में मैं बताने का कोशिश करता हूँ। कहीं से कहीं तक RI RF A से B तक करते, RA RB लिख देते, फिर इसी तरह से पुट करके इंटीग्रेशन है वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन निकालने का तरीका था इंटीग्रेशन मेथड से। कांस्टेंट फोर्स वाले में कोई इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, निकल जाएगा सारा बात। तो इतनी बात समझ गए। तो हमको फार्मूला से मतलब है U बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0R। अल्टरनेटिव मेथड पढ़ाने के बाद बच्चों पहला टॉपिक में पहला चीज़ मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ये सब जो पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 11th में केमिस्ट्री में, चाहे जो बच्चे मेरे से पहले जुड़े हुए थे 11th में सर्कुलर मोशन चैप्टर में मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक लंबी है ना कथा लिखा दिया था, उसमें समझाने फार्मूला सब, डिफरेंट फार्मूला सब। उसी फार्मूला को फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, बीच का सेपरेशन R। F बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको फिक्स्ड माना जाए, है ना, ऊपर मान ले, फिक्स्ड मान लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू R कैप बोलेंगे, इसी डायरेक्शन में काम करेगा। रिपल्सन लाइक चार्ज वाला मान के चला जाए, प्लस है, ये भी प्लस है, इतना हो गया F वेक्टर। मेरे बच्चों DW बराबर माइनस DU लिखना सिखाए कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। किस केस में? कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। तो यहाँ पर क्या होगा, DU बराबर माइनस DW। तो DW बराबर क्या लिखा जाएगा मेरा बच्चा, माइनस DW के जगह F डॉट DR माइनस F के जगह Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू R कैप इंटू DR वेक्टर। ये क्या, DU बराबर माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका वैल्यू सिर्फ क्या बचेगा, DR। दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, R वेक्टर और DR वेक्टर। तो DR बाई क्या चीज़, R स्क्वायर बोलेंगे, है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे UI से UF तक, या इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन लिमिट फॉर R बराबर RI, R बराबर RI। एक मिनट, इसको यहीं पर
हम लोग इंटीग्रेट कर दें, सिर्फ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विदाउट लिमिट। क्या होगा बच्चों, u बराबर माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r का पावर -2 dr प्लस कोई कांस्टेंट c लिख दिया जाए। हेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं बताया था शुरुआती क्लास में कि जब कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात होगी तब कोई लिमिट कांस्टेंट जोड़ने की बात नहीं होगी लिमिट वाले केस में, और जब बिना लिमिट का हो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाएंगे और उसका वैल्यू इवेल्युएट करके दिखाते हैं। तो हियर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। u बराबर माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाए -1 बाई r प्लस c। u बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस c। अब c इज कांस्टेंट, उसका वैल्यू निकालना है। फॉर c का कोई कंडीशन लगाना होगा। तो यहाँ कंडीशन क्या है, जब सेपरेशन इनफाइनाइट हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो फॉर r बराबर इन्फिनिटी u बराबर 0, देन इसको कुछ इक्वेशन 2 मान ले। देन इक्वेशन 2 गिव्स व्हाट गिव्स, क्या देता है भाई, तो u के जगह क्या लिखोगे 0 और समथिंग बाई इन्फिनिटी के जगह क्या चीज़ 0 प्लस c। तो c बराबर क्या निकल कर आया 0। 10 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी between two charge particle is given as u बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। यही फॉर्मूला दिखाना था, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं आपको बताया जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर दो चार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी क्या चीज़ 0। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी between two charge particle will be 0 when they are kept at infinite distance, very large distance। ये सब पॉइंट सबको रटो, बोलो, इंटीग्रेशन आना चाहिए सब बच्चा, है ना। कैसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हो, ये पहले काइनेमेटिक्स से ही स्टार्ट किए थे, 11th का स्टार्टिंग पॉइंट से ही क्लियर। तो u का फॉर्मूला क्या हो गया, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये बताने का मकसद क्या है बच्चा, यहाँ ना हम लोग C0 निकाले, लेकिन हो सकता है कि कहता हो कि r बराबर समथिंग पर पोटेंशियल एनर्जी सम कोई वैल्यू है, चाहे r बराबर 5 मीटर पर ही पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पर r का वैल्यू 5 मीटर लेंगे और u का वैल्यू 0 लेंगे, तब c का वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो वहाँ पर कंडीशन लगाना है कि किस केस में, मतलब किस प्रॉब्लम में किस तरह का पॉइंट दिया हुआ है तब। लेकिन जनरल हमारा ऑब्जर्व क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर के पोटेंशियल एनर्जी को अभी जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग इन्फिनिटी पर क्या लेंगे 0 लेंगे, यह रेफरेंस हमारा पॉइंट होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, वो क्वेश्चन के हिसाब से बदलता भी है। इतनी बात समझ गए। तो आज का अभी तक का फॉर्मूला निकला, दो चार्ज पार्टिकल के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। यहाँ पर सवालों में Q1 और Q2 को साइन के साथ लेना है, प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, रिपल्सन होगा, U विल बी पॉजिटिव, और प्लस माइनस होगा, अट्रैक्शन होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव होगा तो U विल बी निगेटिव। तो अट्रैक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा और रिपल्सन के केस में दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। ग्रेविटेशन में तुम लोग पढ़े होगे कि ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव।
तो वो सबको ध्यान में रखते हुए आप बात करेंगे आगे। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहा था मेरे बच्चों। न्यूक्लियस तो प्लस जेडी, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है माइनस ई। सेपरेशन क्या लेते थे बच्चों? आर लिखाते थे। अभी जस्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा है? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। Q1 की जगह जेडी इंटू क्या माइनस ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। Q1 Q2 पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं या सीधे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। in an orbit of an atom। ये तो क्या लिखोगे? माइनस जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर लिखा है। यू बराबर आपको पहले से पढ़ा रखे थे पोटेंशियल एम भी स्क्वायर बाई आर बराबर जेडी इंटू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो हाफ एम भी स्क्वायर को हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर, आर से आर कट गया तो हाफ एम भी स्क्वायर बराबर जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर लिखा जाए। 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर हाफ हो जाएगा। यहाँ से अगर भ्रम हो जाए तो एम भी स्क्वायर बराबर जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो हाफ एम भी स्क्वायर बराबर इतना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई बराबर के प्लस यू जेडी स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर और यू के जगह माइनस जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ई बराबर क्या लिखना सिखाए, इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस जेडी स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर होगा। यह ई जो है सो टोटल एनर्जी निगेटिव है। टोटल एनर्जी निगेटिव मतलब बाउंड सिस्टम होता है। तो यहाँ हम लोग पहले भी पढ़े कि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन, तो यहाँ तो प्लस माइनस वाला में अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, यहाँ टोटल एनर्जी भी निगेटिव। अब आर का फॉर्मूला तुमको हम इसी इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले अथी में दिखाया था, रेडियस का फॉर्मूला क्या निकाला था, एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो हम इस आर का वैल्यू पुट कर दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किसके टर्म में? एन और जेड के टर्म में। तो इतनी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? माइनस जेडी स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, 1 बाई आर तो उलट जा, जेड बाई एन स्क्वायर आई इंटू में क्या होगा पाई एम ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर। क्या हो गया बोलो बच्चों? पाई पाई कैंसिल हो जाएगा है ना। एम ई 4 बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर या माइनस साइन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ई बराबर टोटल एनर्जी, इसी का वैल्यू है ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं बच्चों। एटॉमिक फिजिक्स एटम वाले में, न्यूक्लियाई वाले में एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाएगा। यहाँ तो सिंपली एटम वाले केस में, इलेक्ट्रॉन वाले केस में
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे और न्यूक्लियाई वाला चैप्टर वाला में न्यूक्लियाई के केसेस में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, छोटा यूनिट है एनर्जी का। तो वो सब याद रखने का चीज़ है। इसको हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आने ही वाला है, लेकिन अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे तो उसको रिपीट कर ली, सारा चीज़ को रिवाइज करने का कोशिश करो, बार बार बोलते रहो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फार्मूला को, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। मैं तो अभी सिर्फ 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिखाया, Q1 Q2/4 पाइप साइलेंट 0R, और उसका एप्लीकेशन सिखाया अभी तुरंत। अभी आप 2 चार्ज से ज़्यादा वाला चार्ज का सिस्टम में 3 चार्ज में कितना क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 4 चार्ज वाले सिस्टम में क्या होगा, और अगर कन्फिगुरेशन चेंज कर दें तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा। मैं तुमको रटा रहा हूँ, बार बार बोले जा रहा हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स UF माइनस EY होगा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स UI माइनस UF होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो सिस्टम का, और उसको हम लोग डिफरेंस निकाले, UI माइनस UF निकालेंगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स निकलेगा या कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाएगा, और UF माइनस EY निकालेंगे तो क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स निकाला जाएगा। तो ये चीज़ को दिमाग में रखना है और सवालों पर ले चलना है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि उसी के आधार पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी आप डिस्कस करो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि अट्रैक्शन का ही केस होता है। यहाँ रिपल्सन वाले केस में पॉजिटिव और अट्रैक्शन वाले केस में निगेटिव, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अभी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के केस में निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लाए, टोटल एनर्जी भी निगेटिव लाए। ये टोटल एनर्जी निगेटिव का सिग्निफिकेंस है कि सिस्टम बाउंड सिस्टम कहलाएगा। तो इतनी बात को समझते हुए आगे बढ़ना है। अभी हम लोग 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल के सिस्टम की बात करने चले हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी of 3 particle system, 3 charge particle system. As shown below. एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3, जो हो प्लस माइनस जो हो, साइन सब लेना ही है। अभी मान के चले सब प्लस 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 कुछ भी लिया जा सकता है। इस दोनों के बीच के सेपरेशन को R12 लिखें, सेपरेशन बिटवीन 1 and 2। यहाँ वेक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। वेक्टर रहता तब R12 वेक्टर इधर लेते है ना, और R21 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं। यहाँ यहाँ 2, यहाँ 3, या R13 बोला जाएगा, या R23 बोला जाएगा, या R32 बोला जाएगा। तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम में यहाँ कई पेयर बनेगा। Q1 और Q2 के बीच में एक होगा, दूसरा Q1 और Q3 के बीच में हो गया, Q1 के साथ 2 चीज पेयर बना। उसी तरह Q2 के साथ Q1, तो Q1 तो बन चुका है यार, Q1 Q2 का, तो अब बच गया Q2 और Q3, तो 3 पेयर बनेगा। तो यहाँ पर U बराबर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, जो सेपरेशन दिया रहेगा, प्लस Q1 Q3/4 पाई एप्सिलॉन 0 R13, Q1 हो चुका, Q2 Q3/4 पाई एप्सिलॉन 0 R23। बस हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी में क्या कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ देंगे, चेंज कर देंगे, 3 पार्टिकल अलग जगह चला गया, तो बाद का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगर पूछे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में, तो UI माइनस UF, तो UI पहले वाला पोटेंशियल एनर्जी माइनस बार, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स बोला जाए
तो हम लोग क्या करेंगे, यू एफ माइनस यू आई। तो यू हम एगो यू निकालना सिखा दिए 3 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम में। उसी तरह यू आई यू एफ कन्फिग्रेशन बदल के तो यू ये सब बदल जाएगा, चार्ज वही रहेगा। और यू आई और यू एफ निकल गया तो यू आई माइनस यू एफ निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स। और यू एफ माइनस यू आई निकाल ले तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी बोला जाए। तो ये हो गया 3 चार। हम तुमको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं। इन केस ऑफ n चार्ज पार्टिकल सिस्टम, n चार्ज पार्टिकल सिस्टम, there will be n into n minus 1 by 2 pairs will be formed. There will be n into n minus 1 by 2 pairs formed. 3 वाला लिए तो 3 minus 2 3 minus 1 2 2 2 गॉन तो 3 बचा, तो 3 पेयर बना। 4 पार्टिकल वाले सिस्टम में क्या होगा, यहाँ 4 ले ले, 4 minus 1 ये टेक्निक है, तो 4 minus 1 लेंगे तो 3 तो 6 पेयर बनेगा। तो कैसे बनेगा 6 पेयर, 4 गो वाला भी मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको और भी केस सिखाएंगे जिसमें रेडीमेड हम लोग कैसे निकालते हैं सिमेट्रिक केस में, सब चार्जेस बराबर हो, कैसे दूरी समान हो कहीं से सेंटर से, तो उस केस में अलग एक रेडीमेड फार्मूला मैं बताऊंगा। अभी पहले 3 चार्ज पार्टिकल का निकाल लिए। अब इसी में क्या कर रहे हैं हम, इतना लिखने के बाद वहाँ 3 की जगह 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम बना दें और पोजीशन दिखा देते हैं हम आपको इसी तरह से। पहले इसको लिख डालो भाई। ग्रेविटेशन में भी डिट्टो यही चीज़ करना है। वहाँ माइनस जी m1 m2 बाई आर, माइनस जी m1 m3 बाई आर, r13 इसी तरह, और माइनस जी m2 m3 m1 m2 m3 r12 r23 इस तरह का सवाल सब मिला होगा आपको ग्रेविटेशन में। 3 के जगह क्या कर दें 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, और इसका चेंज कर दे थोड़ा सा फिगर, ये सब मिटा के हम अलग से एक नया चीज़ दिखावे। फिर इस बात को बार बार बोलना, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, तो यू आई माइनस यू एफ। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हम बात करेंगे वर्क डन को कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, कुछ भी, Q3 Q4 सबको मिला दीजिए। स्क्वायर बनाएंगे, सिमेट्री होगा, रेक्टेंगल जो बनाएंगे। यहाँ हम इसी तरह कुछ इस क्वाड्रिलेटरल बना दिए, क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स पर चार्ज को चार्ज दिखा दिए। इसके बीच का दूरी r12 या r23 r34 r43 भी बोला जा सकता है, r14। इसके बीच में जो पेयर बनेगा उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा r13, इसके लिए जो पेयर बनेगा इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा r24। बस इतना ही जोड़ मतलब पेयर बना सकता है। 6 इसी में 4 पुट कर देना तो 6 निकल जाएगा, 6 पेयर। तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पहला क्या लिखेंगे Q1 वाला, Q1 के साथ क्या क्या पेयर बनता है, तो Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r12, Q1 इंटू Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r13, Q1 इंटू Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r14। अब 1 के साथ और कुछ तो बनेगा नहीं, 1 के सराउंडिंग में 3 ही चार्ज दे तो 3 पेयर बना लिए। अब चले Q2 के साथ सोचे तो Q1 Q2 तो हो चुका है मेरा, अब Q2 के साथ बनेगा तो Q2 इंटू Q3 4 पाई एप्सिलॉन 0 r23, फिर Q2 क्या Q4 के साथ 4 पाई एप्सिलॉन 0 r24। अब 2 वाला का 3 और 2 वाले के 4 के साथ पेयर बन चुका, और 2 और 1 का पेयर तो पहले ही बन चुका था। अब चलिए Q3 के साथ देखें तो Q3 इंटू Q1 वाला हो चुका है,
Q3 इंटू Q2 वाला भी हो चुका है, तो Q3 के साथ सिर्फ कौन बच गया, Q4। तो Q3 Q4 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 4 बोला जाएगा, है ना, सॉरी 3 और 4 के बीच में, तो R3 4 वाला कई पेयर बन गया ये, 1 2 3 4 5 6। अब निकाल लो भाई, अगर यह इनिशियल कंडीशन है, पोजीशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, तो UI लिखाएगा। अब इसी को कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर दिए, नज़दीक ला दे या दूर ले जाए, तो UF निकालेंगे। इसी तरीके से UF निकलेगा। UI माइनस UF, अगर बर्डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछता है तो UI माइनस UF निकालोगे बच्चों। और अगर क्या होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछता है तो UF माइनस UI निकालेंगे। तो ये बात पोटेंशियल एनर्जी, आज का टॉपिक ही रह गया। हमने टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन मैं आपको सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की ही बात सिखाया और जोड़ने का कोशिश किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, है ना, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी आप रिवाइज कर सकते हो इसकी सहायता से। थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बीच में मामला बताए हम, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह का डेरिवेशन सब करते रहना है आपको, रिवाइज होते रहेगा मेरा बच्चा। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट बनाना है इसका, तो आपको वर्क एनर्जी पावर पहले क्या करना होगा, बढ़िया से पढ़ना है। मैं पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ा स्टार्ट किया तो मैं बोला ग्रेविटेशन मस्ट है, वेक्टर मस्ट है, तो वेक्टर का थोड़ा मोड़ा अभी डॉट प्रोडक्ट का यूज हुआ है, आगे अभी और यूज होने वाला है। हम लोग का अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन पहले इससे रिलेटेड कुछ सवाल सब, पिछला से रिलेटेड भी 1-2 सवाल मैं जब अगला लेक्चर लूँगा, अगला लेक्चर मैं दूंगा तो फिर से मैं 2-4 सवाल पहले मैं बताते हुए तब आगे बढ़ूँगा। लेकिन पहले इतना को आप रिवाइज़ करो और कुछ पॉइंट को एकदम क्या कर डालो, है ना, कंसेप्ट बनाने के बाद तुक्का बना के उसको रट जाओ कि UI माइनस UF कब सर बोले, UF माइनस UI क्या बोले, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन फोर्स, तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और एक स्प्रिंग के केस में SHM में पढ़ा है, स्प्रिंग फोर्स विल बी आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो तीनों में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का याद होगा, 12kx² F², इस तरह से और भी फार्मूला सब आया था पोटेंशियल एनर्जी का। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, लेकिन मेरा ये तो अब मैं टास्क दूंगा तो टास्क का आप रिप्रेजेंटेशन तो दे नहीं सकते हो मेरे को अभी, लेकिन टास्क आप अपने से क्या करेंगे, कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। पहले वर्क एनर्जी पावर को रिवाइज करेंगे और ग्रेविटेशन को रिवाइज करोगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए हैं वो बच्चे, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, चाहे केमिस्ट्री में तो सर लोग, चाहे कि आप अगर सेल्फ स्टडी से भी पढ़ें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जितना भी फार्मूला सब है ना, इलेक्ट्रॉन से रिलेटिव, इलेक्ट्रॉन के रिगार्ड में, तो उसको कंप्लीट करना है आपको। मैं 11th का कुछ लेक्चर अभी दिया था, 5 लेक्चर तो मैं दे चुका हूँ, डायमेंशन से रिलेटेड, मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। अगला जो लेक्चर होगा मेरा 11th का, वो 11th वाले बच्चे को थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि उसमें हम लोग 12 के डायमेंशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशन की बात करेंगे। तो आप लोग उसको फॉलो करोगे, थोड़ा सा देखोगे, है ना, 11th वाले को लेक्चर को भी। डायमेंशन इसमें हम बताएंगे अगले केस में, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ 11th वाले को बताऊंगा, तो वो आपको भी एडवांटेज देगा। तो वो अगला लेक्चर जो होगा थोड़ा सा पहले शुरुआत में जो पीछे यूनिट एंड मेजरमेंट का पहले बताएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ में पढ़ाऊँगा, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। अगला 11th वाले लेक्चर को भी देख लेना है। तो 11th वाले लेक्चर को भी आप देखते रहोगे, पढ़ा हुआ है सब, फटाफट रिकैप मार, जहाँ एक्स्ट्रा बात बुझाए वहाँ पर उसको नोट करके फिर से आगे भागते चलना है। आपको मेहनत करना है बच्चों, घर पर बैठकर पढ़िए खूब, है ना। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों।